आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। भारत में अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हुए, संघर्ष शुरू हुआ, उससे पहले कौन सा मामला हाईलाइट कर रहा था? वो मामला था वक्फ का। वक्फ का मामला वापस से तूल पकड़ चुका है। रविवार को बिहार की राजधानी पटना में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ नाम की एक रैली आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विपक्षी दलों के लोगों ने शिरकत की। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, कांग्रेस से सलमान खुर्शीद गए, इमरान प्रतापगढ़ी गए, नासिर हुसैन पहुंचे, समाजवादी पार्टी के नेता थे और साफ ये कहा गया कि समूचा विपक्ष वक्फ का विरोध कर रहा था, है और करता रहेगा। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रतिनिधियों से अपनी पार्टी की लाइन भी तय करवा दी मंच से। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव में यूपीए की सरकार बनने वाली है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और नीतीश कुमार और बीजेपी बाहर जाएगी। और वक्फ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी राज्य के अधिकार में है, तो वक्फ का कानून वो बिहार में लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि राजद इस कानून का पुरजोर विरोध करेगा। हमारे सांसदों ने संसद में दोनों सदनों में इसका विरोध किया। हमने इस कानून के खिलाफ अदालत का भी दरवाजा खटखटाया और गांधी मैदान पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था और विपक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था। तो फिर बीजेपी कैसे चुप रहती? बीजेपी की तरफ से भी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि समाजवाद में नहीं, शरियावाद में मानते हैं। ये वक्फ के जरिए शरिया कानून लाना चाहते हैं। तो बीजेपी ने इस पूरे मामले को धर्म से जोड़कर हिंदू बनाम मुसलमान करने की एक कोशिश जरूर की है। लेकिन सबसे पहले आइए सुनवाते हैं कि तेजस्वी यादव ने अपने बयान में क्या कहा। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात सुनी। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि केंद्र में, जो केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी सत्ता में है और उन्हें याद दिलाना होगा कि आज़ादी हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों द्वारा बलिदान दिए गए तब आज़ादी मिली है और किसी को भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि देश उसके पिता की संपत्ति है। देश किसी के पिता की संपत्ति नहीं है। और उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण करके बीजेपी की मदद करने के निर्वाचन आयोग के प्रयास से भी सतर्क रहे। उन्होंने मंच से सीधे चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, विभिन्न दलों के लोग थे। पप्पू यादव ने भी बहुत तगड़ा भाषण दिया। पप्पू यादव इंडिपेंडेंट सांसद चुन करके आए हैं, उनकी भी ठीक ठाक फॉलोइंग है। अच्छा, बिहार में चुनाव है इस साल, तो बिहार के नेताओं को कुछ ज्यादा बोलने का मौका भी दिया गया। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा।
ये नहीं पता चलेगा इन्हें। इन्होंने नहीं पढ़ा धर्म की किताबें, इन्होंने नहीं पढ़ी रामायण, इन्होंने नहीं पढ़ी गीता, इन्होंने नहीं पढ़ी कुरान, इन्होंने नहीं पढ़ा बाइबल। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हाल में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये मुसलमान का कुछ नहीं कर सकते। जिसका इतिहास हम भी जानते हो, नहीं पता कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। आपने तेजस्वी को सुना, आपने पप्पू यादव को सुना, तो फिर बीजेपी ने भी अपनी तैयारी करी, बीजेपी ने भी अपना पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि ये विपक्षी दल हैं, वो मुसलमानों को भड़का करके अपना वोट बैंक सीधा करना चाहते हैं। आप बताइए कि किस वक्फ की ज़मीन पर यूनिवर्सिटी बनी है, किस वक्फ की ज़मीन पर अस्पताल बनाया गया, ये ज़मीन कब्जा करने की कोशिश है, वगैरह वगैरह। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में, जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है, वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है। तो आपने तेजस्वी को सुना, आपने पप्पू यादव को सुना, आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना। तो ये सियासत यहाँ रुकने वाली तो है नहीं। आपको पता है कि जब वक्फ कानून पास हो गया संसद से, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे संजीव खन्ना। संजीव खन्ना ने तमाम सवाल इस वक्फ कानून पर उठाए थे। उन्होंने कहा कि ये बताइए कि कुछ ऐसे इसमें प्रावधान हैं जिसको लेकर के फ्रीडम ऑफ स्पीच या अपने धर्म के पालन करने के अधिकार जो संविधान में मिले हैं, उनसे उनका उल्लंघन होते हुए नज़र आ रहा है। उन्होंने तमाम बातें कहते हुए वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी। तो सरकार ने भी एफिडेविट में कहा कि वो नए वक्फ कानून के हिसाब से वक्फ आयोग या वक्फ का जो काउंसिल है वो गठित नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर जब सबसे ज़्यादा विवाद है वो है वक्फ बाय यूज़र। अब वक्फ बाय यूज़र हमने पहले ही बताया, लेकिन चूंकि आज वक्फ की बात हम फिर से कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक रिकैप भी दे दें। वक्फ बाय यूज़र पर इस नए कानून पर, जो नए कानून में रोक लगा दी गई है, यानी अगर कोई ज़मीन है
वो वक्फ के काम में आ रही है। वक्फ का काम जैसे वहाँ पर कब्रिस्तान है, वहाँ मदरसा चल रहा है या वहाँ मस्जिद है, तो वो इस्तेमाल के हिसाब से वक्फ की ज़मीन है, तो अब उसे नहीं माना जाएगा। आपको उस वक्फ की ज़मीन को वक्फ बाय यूज़र इस्तेमाल से अगर वो वक्फ है तो उसको साबित करना होगा, उसके कागज़ लाने होंगे कि इस ज़मीन को वक्फ किया गया था। अगर कागज़ नहीं है तो फिर वो ज़मीन सरकार की हो जाएगी। अब जिन वक्फ की ज़मीनों पर विवाद होता है तो उसकी जांच अब तक वक्फ ट्राइब्यूनल करता था, लेकिन अब वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं, डीएम एक अधिकारी को नियुक्त करेगा और वो इसकी जांच करेगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर विवाद सरकार से है तो सरकार ही यहां पर अपना अधिकारी नियुक्त करेगा, तो फिर वो अधिकारी जाहिर सी बात है सरकार के पक्ष में फैसला देगा। इस बात को लेकर विवाद है। एक महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें यह भी है कि हर वक्फ बोर्ड में, हर वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को भी शामिल किया जाएगा। इस बात को लेकर के बहुत आपत्ति है कि वक्फ एक धार्मिक मामला है, इसमें दूसरे धर्म के लोग कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या किसी हिंदू मंदिर बोर्ड में मुसलमान शामिल है? नहीं है। क्या सिख एंडाउमेंट में सिखों के अलावा दूसरे धर्म के लोग शामिल हैं? नहीं शामिल हैं। तो फिर वक्फ में दूसरे धर्मों के लोगों को क्यों शामिल किया जा रहा है? इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। फिर इस पूरे मामले को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने भी सुना और गवई साहब ने भी अपना इस पूरे मामले पर फैसला रिजर्व कर लिया है। यानी हम सबको इंतजार करना पड़ेगा कि जो अंतरिम रोक लगाई थी पुराने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने, क्या वो रोक गवई साहब भी जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे, इस पर फैसला होगा। और वक्फ के संवैधानिक पक्ष को लेकर के संविधान के खिलाफ है या नहीं है, इसको लेकर के भी आगे चर्चा जारी रहेगी। और इस बात को लेकर के भी जब अंतरिम रोक लगाई तो बीजेपी की तरफ से बड़े मुखर बयान आए। निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उन्होंने कह दिया कि शरिया कोर्ट है। उन्होंने कहा कि संसद के कामों में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने, जाहिर सी बात है कि जब अंतरिम रोक लगाई वक्फ पर तो वो बात बीजेपी को नागवार गुजरी। यही वजह है कि सुधांशु त्रिवेदी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने शरिया, मुसलमान, कुछ ऐसे लफ्ज़ों का प्रयोग किया जिसको लेकर के कई सवाल खड़े हो सकते हैं। तो मामला ऐसा नहीं है कि ये मामला यहीं रुक जाएगा। अभी वक्फ का मामला आगे और बढ़ेगा। अभी जब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रोक पर फैसला आएगा उसके बाद क्या होगा, क्योंकि विपक्षी दलों ने तय किया है कि वक्फ के मामले पर वो जगह जगह ऐसी बड़ी रैलियां करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से ये जो कानून है वो संविधान को खतरा है। इसके अलावा ये भी विपक्ष कह रहा है कि बात यह है कि जिन स्टेट्स में सरकारें हैं एनडीए की, जिसमें जैसे बिहार में नीतीश कुमार जो सेकुलर छवि के नेता हैं उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, जिनको मुसलमान वोट देते हैं बिहार में। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, उनको मुसलमान वोट देते हैं, उन्होंने भी एनडीए का साथ दिया। ये सब सारी बातें हैं, अब सिर्फ सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन वक्फ पर सियासत जारी है। अब वक्फ पर सियासत से किसको फायदा किसको नुकसान, ये तो हमें बिहार चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन ये मामला तूल पकड़ेगा और सबका इंतजार है कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब कब फैसला देंगे कि वो अंतरिम रोक जो पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना लगा गए थे वो जारी रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने उस रोक पर एफिडेविट लगा करके काफी बातों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।